जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। इसमें आपको जीके, साइंस और हिंदी साहित्य का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और देखिए, जिन्होंने अभी तक इस एग्जाम के लिए बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से जाकर बैच को ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे बैच को ज्वाइन कर लिए हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। इसी बैच में आपको सब कुछ मिलेगा, क्लास का नोट्स, क्लास का पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके जीएस नोट्स, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय, जॉर्ज ऑरवेल, जॉन ड्राइडेन या फिर डी.एम.एस. अली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो साथियों, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक है जॉर्ज ऑरवेल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लियो टॉलस्टॉय की बात करें तो इनकी एक पुस्तक याद रखिएगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वॉर एंड पीस। ठीक है, वॉर एंड पीस यानी कि युद्ध और शांति। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लियो टॉलस्टॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो इंडिया हाउस जो है ये लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? लंदन, सी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, संकेताक्षर NHRC का फुल फॉर्म क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। तो NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। NHRC की स्थापना कब होती है? तो 1993 में। ठीक है, 1993 में इसकी स्थापना की जाती है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके बैच में डेली इस प्रकार से वन लाइनर जीके जीएस का एक नोट्स दिया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, आपके बैच में टोटल 47 नोट्स अपलोड हो चुका है। ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही इसी प्रकार से आपको पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक भी लिखा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिल जाएगा। तो ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा? बैच में मिलेगा, एप्लीकेशन पर। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको केवल मैसेज करना है कि सर हमें इस एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए, औरंगजेब की बात करें तो सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, तो गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। यानी औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को 1675 में मृत्यु दंड दिया था। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। और देखिए, सिखों में एक और गुरु है, गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है जहांगीर ने करवाई थी 1606 में। ठीक है, तो सिख धर्म में 2 गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर जिसकी हत्या औरंगजेब ने, और गुरु अर्जुन देव जिनकी हत्या किसने किया था? जहांगीर ने किया था 1606 में। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु है। आखिरी गुरु का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए।
तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। साथियों आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है, आपको एक भी दिन क्लास को छोड़ना नहीं है। क्लास का समय है रात 8 बजे से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, बेगम हजरत महल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे की बात करें तो तात्या टोपे जो है लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के गुरु थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 7। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था बताइए। तो जो भी साथी ऑप्शन सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज किया था। चलिए हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन देखिए। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो वास्तविक शब्द में इक प्रत्यय है। प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के पीछे लगता है, तो इक प्रत्यय है वास्तविक में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन। कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मैग्नीशियम और मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीज ये धातुएं तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एथाइन का सही सूत्र है। बताइए एथाइन का सही सूत्र कौन सा है। तो इसका सही जवाब है C2H2, ये एथाइन का सूत्र है। बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान कीजिए। तो यहां पर देखिए कूट के माध्यम से आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए EEG टेस्ट ये होता है मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि के लिए, यानी मस्तिष्क से संबंधित है EEG टेस्ट। उसके बाद स्पायरोमेट्री टेस्ट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका फेफड़ों की कार्य क्षमता से संबंधित। EMG टेस्ट की बात करें तो मांसपेशियों की बीमारी से संबंधित है EMG टेस्ट। एंजियोग्राफी जो है ये हो जाएगा आपका चौथा के लिए, और कोलोनोस्कोपी जो है आंतों के रोग के लिए। यानी ए का आपका 3 हो गया, बी का आपका 1 हो गया। देखिए किस ऑप्शन में है, A 3 B 1, ए का 3 बी का 1, केवल देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए सभी ऑप्शन को देखिए और बताना इसमें से कौन कौन सा सही हो सकता है। तो इसका चौड़ा आधार होना चाहिए बस का, बिल्कुल सही है। उसके बाद निचली मंजिल पर अधिक यात्री होना चाहिए, ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री, ये गलत है। तो केवल यहाँ पर 1 और 2 सही है, जो कि बी ऑप्शन में दिया है। आगे देखिए कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा अंतःद्रव्य जालिका, डी ऑप्शन सही है, अंतःद्रव्य जालिका। चलिए आगे देखिए, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा आपको बताना है। तो इसमें कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। आगे देखते हैं, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताइए।
तो इसका अर्थ है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। डी ऑप्शन राइट है। निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? बताइए किस व्यक्ति ने यह कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति बने थे और इनका जन्म 1888 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, बताइए कब? तो इसका सही जवाब है जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाता है, तब लोकसभा का अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 18। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? इसका सही जवाब है तीसरे स्थान पर रखा जाता है। किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर। निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया करवाया था? बताइए किस एक्ट ने ये किया था? तो ये किया था 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 ने ये काम किया था। इसमें क्या हुआ था? तो वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद है उसमें निश्चित अतिरिक्त सदस्यों के गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवाया था इस एक्ट ने। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 15। कितना हो जाएगा? 15। पहला वाला ऑप्शन सही है, 15 सदस्य थी महिला। आगे देखिए, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो ये किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा का युद्ध कब होता है? 1727 में। ये सब डेट पूछा जाता है। घाघरा का युद्ध कब होता है? तो 1529 में होता है घाघरा का युद्ध। चलिए आगे देखते हैं। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, मिसल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है समान, और रंजीत सिंह जो है सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सिख राज्य का अंतिम शासक पूछे तो दिलीप सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दिलीप सिंह। और महाराजा रंजीत सिंह जो है सिख राज्य के संस्थापक थे, यानी पहले शासक थे रंजीत सिंह और आखिरी शासक दिलीप। कौन? दिलीप सिंह। आगे बढ़ते हैं। 23। मैक्स 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, बताइए किसकी? तो सोयाबीन की प्रजाति है मैक्स 1407। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? बताइए किस विद्रोह? तो ये है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। सन्यासी विद्रोह की शुरुआत 1760 के दशक में हुआ था। और ये जो उपन्यास है आनंद मठ, इसी आनंद मठ उपन्यास में सर्वप्रथम वंदे मातरम का उल्लेख मिलता है, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। आगे बताइए 25 के लिए। सिजगी क्या है? तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को सिजगी बोला जाता है। जब सूर्य,
पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित हो तो क्या बोला जाता है, इसको सिजगी बोला जाता है। पहला ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है, बताइए। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, अटलांटिक महासागर, इसकी लवणता सबसे अधिक है। पहला वाला ऑप्शन यहां पर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, बताइए। तो ये सब क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक है, कितना है, तो 4096 किलोमीटर लगभग, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो ये केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है। भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील, और ये एक लैगून झील है। भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील पूछे तो वुलर झील है। कौन सा झील है, वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसको छोड़कर, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, यह अमरकंटक के निकट से निकली है, बिल्कुल सही है नर्मदा नदी। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत है। महाकालेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के किनारे नहीं है, क्षिप्रा नदी के किनारे है। बाकी सभी कथन सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, बताइए। तो ये हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक क्या हो जाएगा, कर्नाटक। और विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है, ब्राज़ील करता है। कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम पूछे तो कॉफिया अरेबिका, कभी कभी पूछा जाता है, इसको लिख लीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं कॉफिया, कॉफिया अरेबिका, ठीक है। ये कॉफ़ी का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे देखते हैं 31। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है। तो भारत में सर्वाधिक जो वन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, सी ऑप्शन आपका सही है। और इस वन के जो वृक्ष है वो आपका शीशम है, चंदन, बरगद, सागवान, आम, कटहल उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के उदाहरण हैं। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किस एक्ट के तहत बना था, ये आपको बताना है। तो ये है 69वां संशोधन, 69वां संशोधन इसी के तहत बना था। आगे देखिए, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे वर्तमान प्रति के रूप में जाना जाता है, वर्तमान प्रति। डी ऑप्शन यहां पर आपका सही है 33 का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को, इसमें संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, तीसरी बैठक 13 दिसंबर। तो इस तीसरी बैठक को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, यानी कि प्रस्तावना को जो प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना था। उद्देशिका का मतलब होता है प्रस्तावना, ठीक है। तो ये किसने किया था, तो ये क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, तो इस उद्देशिका को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था, डेट पूछा जाता है, तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है।
तो ये लिया गया है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान। डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है गंडक नदी को नेपाल में। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम नाम से भी जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में एक समान लक्षण है, वह क्या है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, जो इसका कार्यकाल जैसी संस्था है, इसमें एक लक्षण कॉमन है इन सभी में, तो वह क्या है आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये सभी के सभी क्या है, संवैधानिक संस्थाएं हैं ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि सभी का उल्लेख संविधान में मिलता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसका उल्लेख आर्टिकल 124 में मिलता है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख आर्टिकल 324 में मिलता है, संघ लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख आर्टिकल 315 में मिलता है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका उल्लेख आर्टिकल 148 में मिलता है। तो सभी का उल्लेख संविधान में किया गया है, इसलिए ये सभी के सभी क्या है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। G77 की स्थापना कब की गई, बताइए। तो ये किया गया 1964 में। कब, 1964 में किया गया। G20 की स्थापना पूछे तो 1999 में किया गया था। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद, बताइए। सभी ऑप्शन को देखिए और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। इसका सही जवाब है पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, बताइए किसके द्वारा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से। तो ये क्या आता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। तो इसका सही जवाब है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अपने देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा के तुलना में मूल्य का घटाना ही अवमूल्यन कहलाता है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। स्वदेशी मुद्रा का मतलब अपने देश की मुद्रा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, बताइए। हाइड्रोजन एक तत्व है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, सही है। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते, ये गलत है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कई बार आपको बता चुके हैं। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, 3 समस्थानिक है, इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका गलत है। आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं, परंतु उसमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है, ठीक है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके समान है, बताइए। देखिए ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन इसमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। तो इस विशेषता के कारण बताना है चारों ऑप्शन में से किसके समान है, ब्रायोफाइट। तो याद रखिएगा शैवाल के समान है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। ब्रायोफाइट यानी कि ब्रायोफाइटा जो है इसको वनस्पति जगत का एम्फीबिया बोला जाता है। परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं, बिल्कुल सही है। परमाणु आंशिक रूप से विद्युत उदासीन, परमाणु में कोई धनात्मक आवेश नहीं होता है, गलत है। प्रोटॉन पर धनात्मक होता है। परमाणु विद्युत उदासीन नहीं होते, ये गलत है। केवल पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही है। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, बताइए।
कौन सा सुमेलित है इसमें बताना है। तो विटामिन ए की कमी से यहाँ पे दिया है रिकेट्स, गलत है। ये विटामिन डी की कमी से होता है, तो ये वाला तो गलत है। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। तो 2 और 3 सही है, तो बी ऑप्शन में दिया है 2 और 3। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। चलिए बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इसका सही जवाब है बलिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बलिया में हुआ था 1907 में, उत्तर प्रदेश के बलिया में। आगे देखते हैं, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है बताइए। तो ये टीन और लेड का मिश्रण होता है सोल्डर। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपर और जिंक के मिश्रण से क्या बनता है? पीतल। कॉपर और टीन के मिश्रण से क्या बनता है? तो Cu+Sn। कॉपर और टीन के मिश्रण से बनता है कांसा, ध्यान रखिएगा। कॉपर, जिंक और निकेल के मिश्रण से बनता है जर्मन सिल्वर। जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए। तो एलील शब्द का उपयोग किया जाता है, किसका? एलील शब्द का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका की श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। बताइए कौन सा कण है? तो आप सभी जानते हैं यह है न्यूट्रॉन। ठीक है, यूरेनियम श्रृंखला के अभिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन अनिवार्य तत्व है। आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना, ये कोशिका झिल्ली का काम है। बी ऑप्शन सही है। तो साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आप जिनको भी क्लास का PDF, 1 लाइनर GK GS का नोट्स, पिछले 10-12 साल का 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार GK नोट्स कुछ भी चाहिए तो ये हमारा देखिए WhatsApp नंबर दिया गया है। इस पर केवल आपको मैसेज करके बताना है कि सर हमें नोट्स चाहिए।